Hello friends, this is Shubham Sharma and I am from Nenma Tehsil, district Bundi, Rajasthan. My qualification is MSc Chemistry from Kota University and my teaching experience is around 10 years. And currently I am teaching at a reputed CBSE school and nearby coaching institute. Today we will discuss an important topic of chemistry, that is relative atomic mass. ठीक है, ये जो टॉपिक है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हम जो आगे के टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो रहेंगे हमारे एटॉमिक मास यूनिट, देन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ओके, देन मोल कंसेप्ट क्या होता है ये हम देखेंगे, देन ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इनकी हम बात करेंगे। ओके, फिर आगे की भी हम टॉपिक लेंगे। फिलहाल हम देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? अच्छा, रिलेटिव मतलब रिलेटिवली मेजर किया जा रहा है किसी एक एटम के मास को। ठीक है, देखो होता क्या है कि जैसे अभी आप किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का आप वेट करते हो तो कैसे करते हो? आज के टाइम पे तो इलेक्ट्रिक विंग बैलेंस काम करती है। ठीक है, जिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहां पर आपको स्क्रीन पर उसका वेट दिखाई देता है। लेकिन पहले के समय में जब इलेक्ट्रिक विंग बैलेंस नहीं हुआ करती थी, या आज भी कहीं कहीं जब आप सब्जी लेने जाओगे तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक की जगह वो आयरन बार को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें दो उसमें अलग अलग पलड़े होते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक तरफ तो आयरन का बाट रखते हैं और एक तरफ उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसका मास मेजर करना है। तो वहां पर क्या किया जा रहा है, वहां पर उस ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू आयरन बाट। तो यहाँ पर भी यही किया जाएगा, यहाँ पर भी किसी भी सब्सटेंस के एक एटम के मास को मेजर किया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू अनदर एटम। ठीक है, वो अनदर एटम कौन सा होगा? वो होगा कार्बन। कार्बन के एटम के रेस्पेक्ट में पता किया जाएगा किसी दूसरे एटम का मास। ठीक है, इसको ऐसा समझो जैसे जैसे एक फल फ्रूट वाला है। ठीक है, एक फल फ्रूट वाला है और वो फल फ्रूट बेचता है अपने पास, वो मैंगोज, वाटरमेलन्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट वो बेचता है। अब क्या करता है, जैसे उसका एक छोटा बच्चा है तो वो घर पे तराजू से खेल रहा है। ठीक है, और वो किसी एक वाटरमेलन के मास को मेजर करता है। ठीक है, और मास को मेजर करता है तो वो देखता है कि यार वो 12 किलो का है। ठीक है, अब क्या करता है, वो जो फ्रूट बेचने वाला है, जो फ्रूट सेलर है, वो क्या करता है, फ्रूट बेचने जाता है। अब बेचने जाता है तो वो तरबूज लेके जाता है और मैंगो, आम लेके जाता है। ठीक है, अब एक आंटी आती है उसके पास आम लेने के लिए और आंटी बोलती है कि 1 kg आप मुझे मैंगो दे दीजिए। ठीक है, अब होता क्या है कि वो जो फ्रूट सेलर है वो आयरन का बाट जिसके रेस्पेक्ट में वो मेजर करने वाला है वेट किसका, मैंगो का, वो भूल जाता है घर पे। तो क्या करेगा अब वो देखता है, वो सोचता है कि यार मैं क्या करूं। तो उसको याद आता है कि जो उसका जो सन था वो क्या कर रहा था, वो वाटरमेलन के वेट को मेजर कर रहा था किसके ऊपर, विंग बैलेंस के ऊपर। तो उसने क्या देखा था कि वो 12 kg का था। तो वो क्या करेगा, उस वाटरमेलन के क्या करेगा, वो 12 पीस करेगा, 12 हिस्से करेगा और क्या करेगा, एक हिस्से का वेट कितना आएगा, 1 kg। अब क्या करेगा वो उस तराजू पर, उस विंग बैलेंस में क्या करेगा, वो एक तरफ तो रखेगा वो वाटरमेलन का 1/12 पार्ट, ठीक है, जिसका वेट कितना है 1 kg, और एक तरफ रखेगा वो क्या, मैंगो। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर मैंगो का वेट किया जा रहा है, यहाँ पर मैंगो का वेट मेजर किया जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ वाटरमेलन। ओके, बस यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर काम में लेना है। क्या करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर किया जाएगा किसी भी सब्सटेंस के एक एटम का, किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन के 1/12 के रेस्पेक्ट में। जैसे हमने वहां किया था ना, वहां पे किया था हमने, क्या किया था हमने, वहां पर हमने मैंगो का वेट मेजर किया था वाटरमेलन के 1/12 पार्ट के रेस्पेक्ट में। तो बस यही हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको हम, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के एक एटम का मास मेजर किया जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन के 1/12 मास के रेस्पेक्ट में।
तो क्या करूंगा मैं, नीचे रेफरेंस की फॉर्म में क्या लूंगा मैं, 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और, किसी भी एटम का जो मास होता है वो किस वजह से होता है? एटम के अंदर क्या क्या होता है? एटम के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हम बात करते हैं। एटम के अंदर क्या होते हैं? बीच में सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और चारों तरफ क्या होती है? शेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और आप याद रखेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास दोनों इक्वल होता है और दोनों बहुत ज्यादा होते हैं किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम का जो पूरा मास होगा वो किसकी वजह से होगा? न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियॉन की वजह से। ठीक है, तो यहां पर भी आप जिस भी सब्सटेंस के एक एटम के मास को मेजर कर रहे हो, उस एटम के अंदर भी क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स होंगे, और उस न्यूक्लियॉन्स की वजह से उस एटम का मास होगा। ऐसे ही यहां पर मैंने नीचे क्या लिया मैंने? कार्बन। कार्बन का एक एटम, तो कार्बन के एक एटम के अंदर भी क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स होंगे। और कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो कार्बन के अंदर क्या होते हैं? कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। ठीक है, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कितने हो जाएंगे? 12 न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन वन कार्बन एटम। ओके, तो यहां पर एक एटम का मास किसकी वजह से आएगा? उसके अंदर प्रेजेंट टोटल न्यूक्लियॉन्स की वजह से। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम ऑफ द सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस के एक एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है? ठीक है, उनका मास अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। C12 हमने क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि कार्बन का हमने 12 वाला आइसोटोप काम में लिया है। ठीक है, अच्छा, कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है? 12। मतलब तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? कार्बन के 1 एटम का मास मीन्स 12 न्यूक्लियॉन्स का मास। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स ऑफ 1C12 एटम। ठीक है, एक कार्बन के एटम के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है? 12 न्यूक्लियॉन्स, उनका मास। ठीक है, अच्छा, टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होगा? क्या करेंगे हम? एक न्यूक्लियॉन्स के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो क्या आ जाएगा? टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, इसको हम किस तरह से लिख देंगे? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। ओके, सही है। एक न्यूक्लियॉन्स के मास को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास आ जाएगा। क्या कर देंगे? 1/12 इंटू मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स को हम कैसे लिख सकता हूँ? 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। ओके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, 12 से 12 गया, तो किसी भी एटम का, किसी भी सब्सटेंस के एक एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा? उसके अंदर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। तो क्या कर देंगे हम? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम ऑफ द सब्सटेंस। ओके, टोटल नंबर ऑफ
न्यूक्लियॉन्स, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो क्या हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोल दिया जाता है, मास नंबर, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डिफरेंट में एटम लेता हूँ और उनके रिलेटिव एटॉमिक मास में आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एग्जांपल लेंगे हम, जैसे ले लिया मैंने कार्बन, ले लिया मैंने हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, यह हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन होते हैं 0। कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 6, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना आ जाएगा 1, 12, 16, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास के, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, ये 12 और ये 16, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। तो इस तरह से हमने बात करी रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। अब देन AMU की मैं बात करता हूँ, AMU क्या होता है, ठीक है। AMU मीन्स क्या होता है, ये हम बात करते हैं। क्या होता है AMU मीन्स, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, ओके। देखो 1 AMU इक्वल्स टू क्या होता है, कार्बन का जो मास था वो किसकी वजह से था, 12 न्यूक्लियॉन्स की वजह से, 12 न्यूक्लियॉन्स की वजह से, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब क्या कर दिया जाए, 12 कार्बन का जो मास है वो कितना है, 12 न्यूक्लियॉन्स की वजह से, उसको 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 1 न्यूक्लियॉन का मास आ जाएगा, और वो 1 न्यूक्लियॉन का जो मास आएगा वही क्या बोला जाएगा, 1 AMU बोला जाएगा। बताया था मैंने आपको, वाटरमेलन का वेट कितना था, 12 ग्राम, 12 kg, क्या कर दिया उसके 12 हिस्से कर दिए, 1/12 का कितना वेट आया था 1 kg, वो 1 kg क्या बोला जाएगा, 1 AMU बोला जाएगा, ओके। कार्बन के 1/12 पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 AMU बोलेंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, ओके। और कार्बन के एक एटम का मास किसकी वजह से होता है, 12 न्यूक्लियॉन की वजह से, बताया ना। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख दूंगा, मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स ऑफ 1 C12 एटम, ओके। और इसी को मैं कैसे लिख दूंगा, मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स, तो 12 इंटू एक न्यूक्लियॉन्स का मास किसके इक्वल आ जाएगा, मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स, ओके। ये गया तो क्या आ जाएगा, AMU इक्वल्स टू हो जाएगा आपका मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, ओके, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, ठीक है। और न्यूक्लियॉन में क्या आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और दोनों का मास मैंने बताया था इक्वल होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी एक का मास ले लो, वही किसके इक्वल आएगा, AMU के इक्वल आएगा। अब दोनों में से किसी एक का मास ले लेंगे, दोनों का मास इक्वल है, तो क्या करेंगे, इसका मास ले लेंगे, मास कितना होता है, तो देखो
1 AMU क्या करेंगे, 1 AMU इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, दैट इज 1 AMU। ओके, तो 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू पावर 24 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमने एटॉमिक मास यूनिट को हमने फाइंड आउट किया। ओके, अच्छा एक बात और, AMU को U भी बोला जाता है। ठीक है, आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि 1U इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू पावर 24 ग्राम। ठीक है, AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, U मीन्स यूनिफाइड मास। ओके, तो इस तरह से हमने रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को हमने डिफाइन किया। देन हम बात करेंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, देन मोल कॉन्सेप्ट, देन ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, थैंक यू।